नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन इसी आज़ाद भारत में कुछ जातियाँ, कुछ एक समुदाय जो इसी आज़ाद भारत में अगले 5 साल 16 दिन तक गुलाम रहा। शायद ये बात आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन अगर पूरी बात जाननी है, समझनी है, तो आप अंत तक बने रहें हमारे वीडियो में। तो एक सवाल उठती है कि एक देश, एक कानून, फिर भी जो मलाह जाति हैं वो कहीं पर ओबीसी जाति में है तो कहीं पर अनुसूचित जाति में। इसी बात को समझना है कि आखिर ये कैसे और क्यों। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, एक कुनबा, एक समुदाय जो हजारों वर्षों से भारत में आए हुए आक्रमणकारियों का विरोध कर रहे थे, लड़ रहे थे, जो अपने बेटी और चोटी, मतलब अपने आन बान शान के लिए अपना प्राण को खोना नहीं चाहते थे। प्राण चला जाए लेकिन प्राण ना जाए। ऐसा हमारे नायक और महानायक जो हजारों साल तक उन आक्रमणकारियों से लड़ते रहे, मर गए, दफन हो गए, गुमनाम हो गए। जब भारत देश आज़ाद हुआ तो जिलों में, प्रखंडों में, तहसीलों में जो स्वतंत्रता सेनानी के नाम आए, उसमें आपको मिलेंगे तिवारी, पांडे, दुबे, मिश्रा, चौबे, ऐसे ऐसे आपको नाम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इनके हाथों में सब कुछ था। जिनका भी नाम लिख दें, विद्वता का, वेश्यावृत्ति का भी कोई हद होता है, लेकिन इन्होंने तो हद ही पार कर दिया है। एनीवे, तो एक समुदाय की मैं बात कर रहा था। वो समुदाय 31 अगस्त 1952 को इस आज़ाद भारत में वो आज़ाद हुए। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन इसी आज़ाद भारत में वो जो जातियाँ थी, जिनको डिनोटिफाइड ट्राइब्स के नाम से जाना गया, घुमंतू जातियाँ, घुमंतू जातियों के नाम से जाना गया, वे लोग जो हैं 31 अगस्त 1952 को इस देश में आज़ाद हुए। और उन घुमंतू जातियों में 193 जातियाँ उपजातियाँ शामिल थी, जिसमें मल्लाह, नायक, शासी और इसी तरह की 190 और उसमें जातियाँ उपजातियाँ हैं, जिन्हें 31 अगस्त 1952 को वो जो ट्राइबल अंग्रेज़ों ने एक एक्ट बनाया था, जिसके तहत उन्हें पकड़कर जेलों में ठूसना, उन्हें काले पानी की सज़ा देने का प्रावधान था। तो वो मैंने जिस तरह से कहा कि हजार सालों से वो जो भारत में आए हुए आक्रमणकारी थे, उनका विरोध कर रहे थे, उनसे लड़ रहे थे, जंगलों में छुप करके। शुरुआत में सिंधु घाटी सभ्यता से अगर मैं शुरुआत करूं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में ये लोग निषाद के नाम से जाने जाते थे। निषाद जो धनुष बाण रखने वाले लोग थे, योद्धा थे, वो निषाद कहलाते थे। जब उस वक्त आक्रमणकारी भारत में आए, वो कौन थे? इतिहासों में आप उन्हें आर्य के नाम से जानते हैं। सच में आर्य
भारत का शब्द है, पाली भाषा का शब्द है। वो आर्य नहीं थे, खुद को आर्य बताने में वो इतिहास में सक्षम हुए। जिसे हम आर्य मानते हैं वो सच में वो आर्य नहीं है। तो आपने पढ़ा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ। वो कैसे हुआ, लेकिन उस वक्त जो हमारे योद्धा थे वो निषाद कहलाते थे। निषाद के बाद और भी 500, 1000, 2000, 1000 साल और बीते, तो जो विदेशी आक्रमणकारी थे ये अपने लड़ाई का तरीका बदलने लगे हमारे लोगों से लड़ने के लिए। तो फिर इन लोगों ने निषाद से खुद को नाग बोलना शुरू कर दिया। और नागों का इतिहास आप पढ़ते हैं, नाग वंश, सातवाहन वंश, जो भगवान बुद्ध को आप जो प्रतिमा कहीं कहीं देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि 5 नाग 7 नाग उनकी रक्षा कर रहे हैं। वो नाग सचमुच में यही निषाद से नाग बने हुए लोग थे जो अपने हेरिटेज की रक्षा कर रहे थे, अपने विरासत की रक्षा कर रहे थे, धर्म की रक्षा कर रहे थे। यहाँ के बाद फिर और आगे की जब कहानी बढ़ती है और ये वही लोग लड़ते लड़ते खुद को कहाँ तक पहुँचे, अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब के समय तक ये लोग, औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी के समय तक ये उनसे लड़ रहे थे। और चूँकि जो हमारी जो पहली लड़ाई जिससे थी, जिन आर्यों से थी, पहले आक्रमणकारी, वो हमारे देश में लगातार यहीं पर रह गए। बाकी आक्रमणकारी आए, धन लूटे और चले गए, लेकिन कुछ आक्रमणकारी जो यहीं पर रह गए अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया। तो उन्हें पता था कि हमारे साथ कौन कौन लोग लड़ रहे हैं, उन्हें पूरी पहचान थी। और जब मुगलों का समय आया, अलाउद्दीन खिलजी का समय आया, औरंगजेब का समय आया, तो इन्होंने जो है पूरी सीट, 4 सीट बोलिए, उन जातियों का नाम उनके सामने रखा कि ये लोग हैं जो आपके विरोध में खड़े हैं, आपसे लड़ रहे हैं, आपके शासन प्रशासन के खिलाफ हैं। ये इनका नाम जो है औरंगजेब के समय में भी था और अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी था। अब क्या है कि सदाशिवराव पेशवा जैसे लोगों की मदद से अंग्रेज़ों का भारत में आगमन हुआ और अंग्रेज लोगों ने भी वही शुरुआत किया। शासन प्रशासन जो था खिलजी का और औरंगजेब का, बाद में जब ख़त्म हुआ तो सत्ता किसके हाथों में चली गई, अंग्रेज़ों के शासन में चली गई। और ये जो लोग थे जो सत्ता का मलाई खाने वाले लोग, ये हमेशा सत्ता में रहना चाहते हैं, ये स्कॉलर बन के रहना चाहते हैं, राज शासन में रहना चाहते हैं, रहे हैं और अभी भी रह रहे हैं। तो इन लोगों ने औरंगजेब के समय अंग्रेज़ों के समय उन 193 जातियों का पूरा बायोडाटा अंग्रेज़ों के सामने रखा कि ये जातियां जो हैं आपके शासन और प्रशासन में खतरनाक हैं, आपको शासन प्रशासन नहीं करने दे रही हैं। जो लोग जो रेवेन्यू देते हैं उनको ये लोग नहीं देते हैं। आपके लोग जब इधर उधर गुजरते हैं तो उन लोग आपसे मारकाट करते हैं। तो हमारे देश में जब अंग्रेज़ों का शासन था तो 3 प्रकार के लोग लड़ाई लड़ रहे थे। एक नरम दल के लोग, एक गरम दल के लोग और एक गुरिल्ला युद्ध कर रहे थे। नरम दल में महात्मा गांधी जैसे लोग थे, उनके साथ में गरम दल में सुभाष चंद्र बोस जैसे अंग्रेज़ों के साथ मुकाबला कर रहे थे, लड़ रहे थे। और जो अंग्रेज शहर से गांव की तरफ जाते थे, बीच में जंगल पड़ते थे, तो ये लोग जो 193 घुमंतु जातियां हैं, ये अंग्रेज़ों को रास्ते में
गुरिल्ला युद्ध करते थे इनके साथ, अचानक हमला बोलते थे जंगल में, और इनके सामान, इनकी घोड़े के साथ जाते थे, घोड़े में जाते थे, इनके घोड़े को लूट लेते थे, इनको जान मार देते थे। इनके पास जो रेवेन्यू इकट्ठा किया हुआ जो चीज़ होता था, राशन हो सकता है और उस समय का करेंसी मनी हो सकता है, वो इनसे छीन लेते थे और उसी से अपना ये गुजारा करते थे, चलाते थे काम, अपना परिवार को पालते थे। तो इन्होंने कभी भी अपना प्रण नहीं छोड़ा। इनका प्रण था कि हम आक्रमणकारियों को, विदेशियों को अपने देश में नहीं घुसने देंगे। हमारा जो खुद का अपना सभ्यता है, उस सभ्यता को हम बचा कर रखेंगे। हम अपनी बहन बेटियों को इनके सामने नहीं सुपुर्द करेंगे। मुगलों के समय और अंग्रेज़ों के समय भी बाबर को और किन किन बादशाहों को आपने इतिहास में पढ़ा है कि कुछ जातियाँ, कुछ शेष जातियाँ जो उन्हें अपनी बेटियाँ दी, बहनें दी, ताकि उनके शासन में रह करके और सत्ता का मलाई खा पाए। लेकिन ये जो घुमंतु जातियाँ थी, ये जो डिनोटिफाइड ट्राइब्स के नाम से जाने जाते थे, इन्होंने कभी अपनी सिर नीचे नहीं किया। अपनी जो चोटी बोलते हैं, चोटी मतलब जो मुकुट बोलिए, रोटी और चोटी इनका मुख्य ये था कि हम बेटी को तो कभी भी इनके सामने हम देंगे नहीं इनको, और चोटी का मतलब इनका मुकुट, मतलब हम अपना सिर को कभी भी झुकने नहीं देंगे। तो ऐसे हमारे नायक, महानायक जो देश को आज़ाद करने की लड़ाई में गुमनाम जिंदगी जीकर कितने हजार सालों तक अपने समय बिता दिए, बहुत लंबा इसका इतिहास है। अंग्रेज़ों ने इनके लिए बहुत सारे एक्ट बनाए। जो मनुस्मृति में जो कानून था, वो कानून क्या था? आपको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है, आपको हथियार रखने का अधिकार नहीं है। ये मनुस्मृति में कानून पास हुआ था, और यही कानून जो है मुगलों के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय, और यही कानून अंग्रेज़ों के समय भी इनके खिलाफ बना। ये संपत्ति नहीं रख सकते थे, ये हथियार नहीं रख सकते थे, और ये पढ़ाई नहीं कर सकते थे। कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, कैसे जीते थे, सोचने वाली बात है ना। और उन नायकों को हम भूल चुके हैं, महानायकों को भूल चुके हैं। हम इतिहास में पढ़ते हैं कि हाँ फलाने जो है सो कारनामे किए। अरे असली लड़ाई तो गुरिल्ला युद्ध ये लड़ रहे थे। इनसे हार करके, तंग होकर के कितने लोगों को नदियों में नाव पर इनको जो है बनारस से कलकत्ता जाते समय नाव पर इनको मार दिया, छीन लिया, लूट लिया। जो पानी जहाज था नाव, उस पर कानपुर से। इसके बाद इधर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड का इलाका, उड़ीसा, सब जगह में। उधर जो आज का पाकिस्तान है वो भी तो भारत का अंग था, लाहौर। इन लोगों के लिए 7-8 जगह में बहुत खतरनाक जेल बनाए गए थे। लाहौर में 4-5 जेल बने थे, मुरादाबाद में जेल बने थे, अहमदाबाद में जेल बने थे इनको रखने के लिए। इनके जो बच्चे थे, 12 साल के बाद बच्चों को भी वो सजा दी जाती थी। तो कितना इनके ऊपर क्रूर अत्याचार हुआ था क्रूरता के साथ में, ये पढ़ नहीं पाए। आज इनकी स्थिति है, इनके जो जानकार हैं, एक शासी जी हैं, नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, बताऊंगा मैं। तो ये पाकिस्तान तक गए, इनका अध्ययन किया है। 193 ये घुमंतु जातियाँ थी जो 31 अगस्त 1952 को आज़ाद हुई। लेकिन आज इनकी आबादी 15 करोड़ है, और इनकी हैसियत ये है कि ये 100 से भी अधिक
ये सांसद बना सकते हैं, लेकिन ये अनपढ़ हैं, ये संगठित नहीं हैं, जहाँ तहाँ हैं, इनका राजनीतिक भागीदारी नहीं है, ये बेघर हैं। ये कहाँ मिलेंगे आपको? ये मिलेंगे बड़े बड़े जो सीवर लाइन होते हैं, उनका जो पाइप होता है, वहाँ पर इनके घर मिलेंगे। ये तिरपालों में मिलेंगे। ऐसे ऐसे जगह में इनका अभी भी इनका कोई ठिकाना नहीं है। ये बंजारों के रूप में मिलेंगे, ये माला बेचते हुए मिलेंगे। तो ये स्थिति है इनका। न तो आज तक बीपीएल कार्ड बना है, न तो राशन कार्ड बना है। आज जो लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करने वालों के लिए ये 15 करोड़ लोगों को खोजो। आप 15 करोड़ लोगों को खोजो, कहाँ कहाँ पर हैं। आपकी भागीदारी 1/4 1/3 तो मिल ही जाएगा। तो मैं शुरू में बताया था कि मल्लाह, एक देश एक कानून। मल्लाह कहीं पर ओबीसी हैं तो कहीं पर अनुसूचित जाति हैं। ऐसा क्यों? यही कारण है, जिन पिछड़ी जातियों ने, आज के पिछड़ी जाति और वैदिक युग में मनुस्मृति शासनकाल में जिन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, जो खुद को शूद्र मान लिए थे, जिन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी थी, जो आज शूद्र हैं, वो जो है पिछड़ी जाति में है। और 31 अगस्त 1952 को ये जो घुमंतु जातियां हैं, जिन्होंने किसी भी आक्रमणकारी का शासन सत्ता को स्वीकार नहीं किया, लड़ते रहे और 31 अगस्त 1952 को इन्हें आज़ादी मिली। हमारी आज़ादी के 5 साल 16 दिन के बाद इन्हें आज़ादी मिली और इन्हें अनुसूचित जाति में शामिल किया गया। तो दिल्ली के आसपास हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, उधर नागालैंड, पूर्वोत्तर के राज्य और इधर उड़ीसा, महाराष्ट्र, यहाँ के जो मल्लाह और इनकी उपजातियाँ 193 घुमंतु जातियाँ हैं, उन्हें शेड्यूल कास्ट के रूप में मौका मिला। वही जो मल्लाह हैं, नायक हैं, शासी हैं, अन्य लोग हैं, उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा मिला है। ये आपको आज मालूम हुआ। विशेष इसका अगर आप आग्रह करेंगे तो मैं लिखित स्वरूप में भी आपको भेजने का मैं प्रयास करूंगा। तो ये मेरा खास वीडियो था, आपने अच्छी तरह से सुना मुझे। मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर पाया हूँ। जितनी बातें हैं, बहुत सारी बातें छूट गई हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं बताया हूँ, जो आपको मालूम हुआ, आपने सुना मुझे। अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू, नमस्कार।